हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इसको कहने की वजह इसकी कंस्ट्रक्शन होती है कि इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है। ठीक है, आइडियली जब हम एक सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ये एक आइडियल सिंपल पेंडुलम की स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक पॉइंट मास होगा जो अटैच होगा एक वेटलेस इनएक्सटेंसिबल और परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से, और जो कहाँ से अटैच होगा, एक रिजिड सपोर्ट से। अब क्या आइडियली ये चीज़ पॉसिबल है कि स्ट्रिंग जो है वो वेटलेस हो? आंसर है नो। तो ये एक आइडियल सिंपल पेंडुलम की स्टेटमेंट होती है कि वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसको हमने एक पॉइंट मैस के साथ अटैच किया होता है। तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या है सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम में हमने ये कहा कि एक इनएक्सटेंसिबल वेटलेस हमारे पास स्ट्रिंग है जो अटैच किसके साथ है, एक पॉइंट मैस के साथ अटैच है, और ये सस्पेंड हमारे पास कहाँ से हुआ हुआ है, एक रिजिड स्पोर्ट्स के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है। अब इनिशियली जब सिंपल पेंडुलम हमारे पास इक्विलिब्रियम में होता है तो हम ये देखते हैं कि उस पर तमाम जो फोर्सेस हैं उनका सम ज़ीरो। अब तमाम फोर्सेस के सम ज़ीरो होने का मतलब क्या होगा कि जितनी फोर्सेस उस सिस्टम पे लग रही हैं, अब इसका मैस अगर हमारे पास हमने कंसिडर कर लिया कि m है, तो इसका जो वेट वो कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, और वो वेट किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू mg। और दूसरी फोर्स जो इस सिस्टम पे लग रही है वो टेंशन है, और स्ट्रिंग में टेंशन मैंने बताई थी बॉडी से अवे होती है, अलोंग द स्ट्रिंग होती है। तो दूसरी फोर्स यहाँ पर जो अप्लाई हो रही है दैट इज टेंशन। तो जब ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, तो ओवरऑल हमारे पास इस पे ये फोर्सेस इक्वल होंगी, कैंसल आउट होंगी, और ये मूव नहीं कर रहा होगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो पता होनी चाहिए कि जो जब हम एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ को लेते हैं तो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो उस रिजिड सपोर्ट से लेकर जो बॉडी उसके साथ अटैच होगी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक होगी। मतलब यहाँ पर हम इसकी लेंथ को देखें तो यहाँ पर अटैच है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पर उस बॉडी का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो फिक्स पॉइंट से लेकर उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की लेंथ होती है। तो जब हम कहते हैं ना कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ चेंज हो गई, इसका मतलब ये होता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर फिक्स पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया। जब हम आगे कंडीशंस देखेंगे कि कैसे चेंज होता है हमारे पास डिस्टेंस, जिसकी वजह से लेंथ चेंज होगी और ऑटोमेटिकली पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये हो गया कि सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम कहाँ पर है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है। और जब वो अपनी इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन पर है तो वहां पर जो टेंशन है वो इक्वल टू वेट है। अब चले जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। मतलब आपने इस पेंडुलम को डिस्टर्ब कर दिया। अब जब पेंडुलम को डिस्टर्ब किया तो क्या अब भी वेट और टेंशन इक्वल होंगे, तो आंसर होगा नो। देखिएगा कैसे। अब पेंडुलम को आपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करके एक्सट्रीम पॉइंट पे ले आए, और एक्सट्रीम पॉइंट का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट वो कितना है, थीटा। प्रैक्टिकली हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, हमारे पास एक स्मॉल डिस्टेंस तक ही डिस्टर्ब किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको डिस्टर्ब करके यहाँ पर ले आए। इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं कि पहला पॉइंट अगर ओ था तो ये हमारे पास पॉइंट ए है। क्या अब भी दोनों कैंसल आउट होंगे, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि अब वेट और टेंशन ये दोनों एक लाइन में नहीं है। वेट तो डाउनवर्ड ही होता है, टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग होती है। तो टेंशन जब अलॉन्ग द स्ट्रिंग होगी तो क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास सेम है? तो आपका आंसर होगा नो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं है। ये टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है दिस वन, और ये वेट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं है तो ये आपस में कैंसल आउट नहीं होंगे। तो फिर कौन किसके इक्वल है?
उसके लिए बच्चे हमें फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे अपने वेट को, कि जो बॉडी का वेट है हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अब रिजॉल्व करने के लिए एंगल चाहिए, और आपको एक बड़ा बेसिक सा रूल पता है कि आपके पास अगर दो पैरेलल लाइंस हों, उनको लाइन कट करें, तो हमारे पास एंगल क्या होता है, ये सेम होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी जो आपके पास एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, दैट विल बी थीटा। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। एक ये लाइन है आपके पास जब बॉडी मीन पे थी, और एक ये लाइन है जब बॉडी एक्सट्रीम पर है, और उनको ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। अगर ये लाइन कट कर रही है तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये बच्चे एंगल भी आपके पास क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब इसको रिजॉल्व करने का तरीका कई दफ़ा हम कर चुके हैं। आपने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर उस लाइन पे जहाँ पर एंगल गिवन है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की वो साइड है जहाँ दो एंगल हैं? मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ये ट्राइंगल की बेस होती है। इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, एम जी कॉज ऑफ थीटा। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, इसको क्या बोलेंगे, एम जी साइन ऑफ थीटा। अब डायग्राम को देख के बताओ, डायग्राम को देख के बताओ कि वेट का कौन सा कंपोनेंट है जो टेंशन के लाइन के अंदर है। वेट का कौन सा कंपोनेंट है जो टेंशन की लाइन में है, मतलब टेंशन के साथ बैलेंस हो रहा है। एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि लाइन का मतलब बच्चे हमारे पास बड़ा सिंपल सा है कि दोनों एक डायरेक्शन में है, एक लाइन में अलोंग वाई एक्सिस हैं या अलोंग एक्स एक्सिस हैं। तो यहां पर टेंशन को अगर आप देखो तो टेंशन के अलोंग जो कंपोनेंट आपके पास आ रहा है दैट इज एम जी कॉस थीटा। तो हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर बैलेंसिंग फोर्स कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन पे बैलेंसिंग फोर्स कौन सी है, दैट इज एम जी कॉस थीटा। और वो किसके साथ बैलेंस होती है, वो टेंशन के साथ बैलेंस हो जाती है। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है वेट का, जिसको आपने नाम दिया एम जी साइन थीटा का, उसको मैंने ऊपर यहां ड्रॉ कर दिया, क्या ये किसी फोर्स के साथ बैलेंस हो रहा है? तो आंसर है नो। और ये वो फोर्स है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन है। तो मतलब जब पेंडुलम को मीन से एक्सट्रीम पे लेकर जाते हैं, तो वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा उसको वापस मीन पोजीशन पे लेकर जाता है। और इस फोर्स को, जो बॉडी को वापस एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाए, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर कौन सी फोर्स अनबैलेंसिंग है। तो अनबैलेंसिंग फोर्स आपके पास एम जी साइन थीटा है, एंड दैट अनबैलेंसिंग फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। और यहां साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स क्या है, मीन पोजीशन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास बैलेंसिंग फोर्स कौन सी है, अनबैलेंसिंग फोर्स कौन सी है, और किसके साथ बैलेंस होती है। और जो अनबैलेंसिंग फोर्स है वो किसके इक्वल है, तो बैलेंसिंग फोर्स एम जी कॉस थीटा, अनबैलेंसिंग फोर्स माइनस एम जी साइन थीटा, और ये इक्वल है रीस्टोरिंग फोर्स के। अब हमें पॉइंट मिल गया कि रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। फिर इसी को हम बच्चे आगे सॉल्व करते हैं, और यहां से हमारे पास एक्सेलेरेशन का फार्मूला आता है, जहां से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पर एम ए के इक्वल पुट किया जाता है। मैं कुछ स्टेप्स को यहाँ स्किप करूंगा जिनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैथ से कैंसिल हो जाता है। तो ए इक्वल आएगा माइनस जी साइन थीटा के, जिसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्सेलेरेशन का रिलेशन आता है, और वो रिलेशन है ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। ये कैसे आता है, साइन थीटा, ट्राइंगल जो बनती है वहां से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की जाती है, तो साइन थीटा एक्स ओवर एल के इक्वल, तो ये एक्सेलेरेशन का रिलेशन आ जाता है। तो ये सिंपल पेंडुलम के एक्सेलेरेशन का फार्मूला, और ये भी शो करेगा कि हमारी जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि यहां पर भी जो जी ओवर एल है वो कांस्टेंट है, और जी ओवर एल अगर कांस्टेंट है तो ए प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स के। और ये इक्वेशन हमारे पास किसको शो करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। मैथ स्प्रिंग सिस्टम की तरह इस फार्मूला को भी हम ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब इन दोनों को
आप कंपेयर करोगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा ओमेगा का। ओमेगा किसके इक्वल आएगा? ओमेगा इक्वल आएगा अंडर रूट ऑफ जी ओवर एल। ओमेगा किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट जी ओवर एल के। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको पता है ओमेगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के इक्वल है, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आएगा? 2 पाई ओवर ओमेगा के। तो यहां से टाइम पीरियड का फिर रिलेशन बन जाएगा और वो इक्वल आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी ओवर एल। अब यहां पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि लेंथ के साथ क्या टाइम पीरियड का कोई रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि नजर आ रहा है टाइम पीरियड का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है अंडर रूट के साथ। तो लेंथ को चेंज अगर हम करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होगी। क्या चेंज आएगा? वैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं, मैं लेंथ को कितना करूं कि टाइम पीरियड डबल हो जाए? पहले से लेंथ को मैं कितने टाइम्स करूं कि मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो पहले से डबल हो जाए? 4 टाइम्स बच्चे, 4 अंडर रूट है, टाइम पीरियड के लेंथ के अंडर रूट के साथ रिलेशन है। तो मुझे अगर टाइम पीरियड डबल चाहिए तो मुझे लेंथ को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। 4 का अंडर रूट हम लेंगे तो वो 2 के इक्वल आएगा। तो ये टाइम पीरियड लेंथ, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और ओमेगा का रिलेशन है। अब जिस तरह से टाइम पीरियड हमारे पास लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, उसी तरह से वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन पे भी डिपेंड करता है। हमारे पास अर्थ पे वो कौन सा पॉइंट है जहां पर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ज्यादा होगा? क्या हमारे पास माउंटेन्स पे ज्यादा होगा? क्या डीप इनसाइड द अर्थ किसी डेप्थ में ज्यादा होगा या सी लेवल पे ज्यादा होगा? वो कौन सा पॉइंट है जहां टाइम पीरियड हमारे पास ज्यादा होगा? माउंटेन्स पे, डेप्थ में, डेप्थ को केव्स भी कहा जा सकता है, या सी लेवल पे? तो बच्चे जहां जी कम होगा, और जी आपको पता है कि हाइट पे भी कम होता है, डेप्थ पे भी कम होता है, तो जहां जी कम होगा वहां टाइम पीरियड ज्यादा होगा। जहां जी कम होगा वहां टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो माउंटेन्स में या डीप इनसाइड द अर्थ, दोनों जगहों पर जी कम होता है। ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरी, कराची, लाहौर, ठीक है, और एक और किसी सिटी का नाम ले लेते हैं, कहां पर आपके पास एक पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा होगी? कहां पर पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा होगी? मरी पे, क्योंकि मरी माउंटेन एरिया है, हाइट ज्यादा है, जी कम हो जाएगा, टाइम पीरियड ज्यादा। और कहाँ टाइम पीरियड कम होगा? कराची, कराची सी लेवल पे है, तो सी लेवल के ऊपर जी हमारे पास ज्यादा होगा, टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। तो ये चीजें आपको पता चलती हैं टाइम पीरियड की लेंथ और जी के रिलेशन से। तो ऐसे क्वेश्चंस को आई होप आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी जो लेंथ है वो L है और जो उसके साथ बॉडी अटैच है उसका मैस M। हमें ये कहा गया कि अर्थ पे उसके टाइम पीरियड की वैल्यू T है और मून पे उसके टाइम पीरियड की वैल्यू T प्राइम है। तो बताओ मून पे और अर्थ पे टाइम पीरियड की रेशो किसके इक्वल आएगी? एक पेंडुलम जब अर्थ पे था उसका टाइम पीरियड T था, उसको हम मून पे ले गए, उसका टाइम पीरियड T प्राइम हम बोल देते हैं। तो बताएं मून पे और अर्थ पे टाइम पीरियड की रेशो क्या आएगी? ये तो पता है कि मून पे जाके जी ने कम हो जाना है, टाइम पीरियड ने ज्यादा हो जाना है। कितना ज्यादा होगा वो रेशो से पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखो अर्थ के ऊपर हमने टाइम पीरियड कहा कि वो टी है, तो टी किसके इक्वल है? वो 2 पाए अंडर रूट एल ओवर जी के इक्वल है। अब मून पे आप जानते हैं कि जो जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, वो g/6 हो जाती है। तो मून पे जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा उसमें आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जो होगी वो g/6 होगी। अब आपने क्या करना है? रेशो को फाइंड करना है। इसको आप एक स्टेप और अगर लिखना चाहें तो 2 पाए अंडर रूट ऑफ 6L ओवर जी भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने रेशो फाइंड करनी है। ऊपर आप लिखोगे 2 पाए अंडर रूट ऑफ
6 टाइम L ओवर G, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L ओवर G। जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल करें, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, L से कैंसिल हो जाएगा, G से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग फैक्टर सिर्फ क्या है, वो अंडर रूट ऑफ 6 है। तो आंसर आपका क्या आया, आंसर ये आया कि मून पे जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, कितना, वो अंडर रूट 6 टाइम हो जाता है एज कंपेयर टू अर्थ। तो जी की वैल्यू चेंज करने से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये पुराना जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। एक एलिवेटर है, उस एलिवेटर के केबिन के अंदर एक पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है। एक एलिवेटर, उसके केबिन में एक पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा। वो एलिवेटर एक्सेलेट कर रही थी डाउनवर्ड, और एक्सेलेट करते करते फ्री फॉल हो गई, मतलब उसकी स्ट्रिंग टूट गई, अब वो फ्री फॉल कर रही है। उस पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? एक एलिवेटर जो एक्सेलेट कर रही थी डाउनवर्ड अचानक से फ्री फॉल कर गई, तो उस पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या सेम रहेगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्या आंसर होगा? इसका आंसर आपको पता है, मैंने बताया भी था वहां पर कि जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो एक्सेलेशन वो जी के इक्वल आ जाती है, और एलिवेटर के केस में टाइम पीरियड का जो रिलेशन था वो था 2 पाई अंडर रूट L ओवर G प्लस माइनस ए, याद है ना? तो अब एलिवेटर कहाँ आ रहा था? डाउनवर्ड। अब एलिवेटर अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड के केस में हमारे पास टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है उसमें नेगेटिव साइन आता है। अब नेगेटिव साइन आ गया तो ए किसके इक्वल है? ए इक्वल है जी के इक्वल। अब ए जी के इक्वल तो डिनोमिनेटर आपके पास जीरो हो गया, और डिनोमिनेटर के जीरो होने का मतलब है कोई भी चीज जीरो से डिवाइड हो तो इनफाइनाइट, तो आपका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। टाइम पीरियड के इनफाइनाइट होने का मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है वो जीरो हो जाएगी। और इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है कि बॉडी वाइब्रेट ही नहीं करती, तो पेंडुलम विल स्टॉप वाइब्रेटिंग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई, मतलब वाइब्रेट ही नहीं कर रहा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड जीरो, तो पेंडुलम वाइब्रेट ही नहीं करेगा फ्री फॉल में, उसकी वाइब्रेशन रुक जाती है। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। उस सैटेलाइट के इनसाइड क्या मैस स्प्रिंग सिस्टम एक नॉर्मल कंडीशन में वाइब्रेट करेगा? एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, क्या उस सैटेलाइट के अंदर एक नॉर्मल कंडीशन में क्या एक पेंडुलम वाइब्रेट करेगा? और अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि पहले सैटेलाइट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से आर है, वो सैटेलाइट अर्थ के करीब आ जाती है r/2 डिस्टेंस के ऊपर। अब पहले सैटेलाइट डिस्टेंस r पे थी, अब वो सैटेलाइट रोटेट करके r/2 डिस्टेंस पर आ गई, तो क्या उसमें जो पेंडुलम है वाइब्रेट करेगा? तो आंसर होगा नो। चाहे बच्चे वो डिस्टेंस r पर है या वो r/2 पर है, हम जानते हैं कि जो सैटेलाइट है दैट इज ऑल्सो अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सैटेलाइट है वो बच्चे वो क्या है? दैट इज ऑल्सो अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या था कि वो भी हमारे पास वेट लेसनेस कंडीशन के अंदर है, और वेट लेसनेस कंडीशन की बात हमने ऊपर कर दी है कि अगर वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इंफिनिटी एंड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू जीरो। तो कई दफ़ा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा कि पहले वो जो सेटेलाइट है वो डिस्टेंस r पर है, और नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद वो डिस्टेंस r/2 पे चली गई, तो क्या उसमें जो पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा? तो आंसर होगा नो। वो पहले भी वाइब्रेट नहीं कर रहा था, वो बाद में भी वाइब्रेट नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्री फॉलिंग बॉडी है। एक और क्वेश्चन जो आपसे पेंडुलम से रिलेटेड पूछा जाता है, टाइम पीरियड के फार्मूला वैल्यूज गिवन हो वो सॉल्व हो जाते हैं, मैं कुछ और तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उनको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आप लोगों ने बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन
पढ़ा होगा कि एक स्विंग है, उस स्विंग पे एक बच्चा बैठा हुआ है और वो स्विंग वाइब्रेट कर रहा है टाइम पीरियड टी से। अगले ही लम्हे उसको कुछ ख्याल आता है और वो अपनी स्पीड को तेज करने की ख्वाहिश के साथ उस स्विंग पे खड़ा हो जाता। अब जब वो स्विंग में खड़ा होगा तो क्या टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा? अगर वो उस स्विंग में खड़ा हो जाता है तो क्या टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा? कि पहले अगर मैं कहता हूं कि पहले जो टाइम पीरियड है दैट इज टी ए और बाद में टाइम पीरियड जो है वो टी बी, तो क्या इन टाइम पीरियड में कोई आपस में डिफरेंस आएगा? तो आंसर है यस, आएगा। क्यों? जब बच्चे वो बैठा हुआ था तो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड के करीब था। मैंने अभी आपको बताया था लेंथ के बारे में पॉइंट, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब लेंथ चेंज हो रही है, जो लेंथ है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहां पर है। जब वो बच्चा खड़ा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया। अब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया तो लेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर गई। और आप जानते हैं कि टाइम पीरियड का लेंथ के साथ जो रिलेशन है वो क्या है? वो डायरेक्ट है। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकली आप लोग देखते हैं कि जब बच्चा खड़ा हो जाता है तो पेंडुलम की स्पीड और स्विंग की स्पीड बढ़ जाती है। स्विंग की स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है? टाइम पीरियड चेंज हो गया। अब टाइम पीरियड का रिलेशन आपको पता चल गया कि वो लेंथ के साथ क्या है? वो डायरेक्ट है। तो लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज। तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज। तो आपका आंसर होगा टी बी इज लेसर देन टी ए। स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चेंज होने से हमारे पास लेंथ में चेंज आता है। तो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, ग्राउंड के करीब हो, ग्राउंड से ऊपर हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है। हम खड़े हो, हम बैठे हो, हम लेटे हो, तीन पोजीशंस हैं। क्या तीनों पोजीशन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या सेम होगा? आंसर होगा नो। ठीक है। स्विंग फ्री फॉल मोशन में तो बच्चे नहीं होती ना। स्विंग कहाँ से फ्री फॉल में चला गया? जबरदस्ती थोड़ी बनाना है हर चीज को फ्री फॉल। फ्री फॉल में कोई चीज होल्ड नहीं करती, या स्विंग को रस्सियों ने होल्ड किया हुआ है, तो ये कहां से फ्री फॉल में चला गया? इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और आपसे मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि एक बॉल है जो अंदर से हॉलो, उस बॉल के अंदर वाटर को फिल कर दिया। एक बॉल जो अंदर से हॉलो है उसको अंदर से वाटर से फिल कर दिया, और वो बॉल हमारे पास मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रही है। वो बॉल अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रही है। कुछ ऐसा हुआ कि उस बॉल के अंदर एक होल हो गया और होल की वजह से पानी लीक करना स्टार्ट हो गया। तो क्या उसके टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा? पहले बॉल में पानी था उस, और वो नॉर्मल अपनी एक स्पीड से वाइब्रेट कर रहा था। किसी एक वजह से उसमें एक होल हो गया। क्या अब उसकी वाइब्रेशन पे फर्क पड़ेगा? क्या टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा? और कुछ देर के बाद वो सारा पानी बाहर निकल गया। अब बॉल खाली हो गई है। होल हुआ था, पानी निकलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, पानी जमीन पे जाना शुरू हुआ। कुछ लम्हे के बाद हमने ये देखा कि बॉल बिल्कुल खाली हो गई। तो ये तीन उसकी पोजीशंस हैं। पहले वो फील्ड था, दूसरा उसमें से पानी लीक कर रहा था, और तीसरी पोजीशन उसमें ये है कि पानी सारा का सारा लीक कर गया। तो इन तीन पोजीशन पे अगर आपसे एग्जामिनर पूछे क्या टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा, तो आंसर होगा यस, फर्क पड़ेगा। अब क्या फर्क पड़ेगा उसकी तरफ आते हैं। जब वो फील्ड था तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर हम डिस्टेंस देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक हमारे पास ये उस पेंडुलम की लेंथ है। जब पानी लीक करना स्टार्ट हुआ, आपका मैटर नीचे ट्रांसफर हो गया। मैटर जब नीचे ट्रांसफर हुआ तो आपके पास जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गई, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। जब बॉल खाली हो गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे चला गया। मैस पे तो डिपेंड नहीं करता, लेंथ सेम हो गई पहले के इक्वल। तो अगर ये तीन पोजीशंस हैं, इस पॉइंट पे टाइम पीरियड टी ए है, इस पॉइंट पे टी बी है,
इस पॉइंट पे टी सी है, तो क्या कहोगे? आप कहोगे ए पर और सी पर टाइम पीरियड सेम है। जब फिल था और जब खाली हो गया लेंथ सेम हो गई। लेकिन जब लेंथ इंक्रीज हुई, टाइम पीरियड बढ़ा, तो बी पर टाइम पीरियड ए और सी से क्या होगा? वो ज्यादा होगा। बी और सी पे जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवरऑल सिस्टम का होता है कि ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा जाता है। जब बच्चा है तो बच्चा स्विंग में है तो स्विंग के साथ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा जाएगा। तो पानी बच्चा जब लीक करना स्टार्ट होगा तो मैटर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। पानी नीचे की तरफ जा रहा है, ओवरऑल मैटर नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे हम खड़े हुए हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से एक हाइट पर है, हम बैठ जाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड के क्लोज चला जाता है। तो जहां पर जब पानी लीक करना स्टार्ट होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। जब शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड तो लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। जब पानी फिल था उस टाइम पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक फिक्स पॉइंट पे था, वहीं पर जहां पर वो एम्प्टी था। तो ए पर और बी पर हमारे पास टाइम पीरियड डिफरेंट है, लेकिन ए पर और सी पर हमारे पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो सेम है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब मैटर डाउनवर्ड ट्रांसफर होगा तो आपके पास लेंथ नीचे की तरफ जाएगी, बढ़ेगी। जब वापस मैटर ऊपर जाएगा लेंथ सेम हो जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन आपके पास इसमें एक चार्ज से रिलेटेड भी आता है कि अगर जो बॉडी अटैच आपने की हुई है वो चार्ज बॉडी है और नीचे आप एक चार्ज प्लेट को रखते हैं, तो क्या तब भी टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा? तो बच्चों उसमें भी कंडीशन यही होती है कि अगर तो आपके पास सिमिलर चार्जेस आएंगे तो उस पर कोई फर्क और पड़ेगा, अगर ऑपोजिट चार्जेस आएंगे तो फर्क कुछ और होगा। सिमिलर चार्जेस में आपके पास अट्रैक्शन बढ़ेगी, सॉरी रिपल्शन बढ़ेगी। तो रिपल्शन की वजह से आप ओवरऑल जी को कम फील करोगे, आपका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ेगा। जब ऑपोजिट चार्जेस आएंगे अट्रैक्शन होगी, आपका जी बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये भी पॉइंट डिस्कस होता है ऑपोजिट और सिमिलर चार्जेस से रिलेटेड। तो जब ऑपोजिट चार्जेस आएंगे रिपल्शन, रिपल्शन को आप यूं कंसीडर कर सकते हो शॉर्टकट के तौर पे कि जी की वैल्यू कम हो गई, टाइम पीरियड बढ़ गया। इसके फार्मूलाज भी हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। जब ऑपोजिट चार्जेस आएंगे अट्रैक्शन होगी, पुल बढ़ जाएगा ज़मीन की तरफ, एक तरह से जी बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास? वो कम हो जाएगी। तो रिपल्शन को मैं शॉर्टकट के तौर पे आपको लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। रिपल्शन आपके जी को कम करेगा और जो अट्रैक्शन है वो जी को बढ़ाएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है कि अगर पेंडुलम की मेटेलिक बॉडी है और नीचे एक चार्ज प्लेट आ जाए तो तब भी टाइम पीरियड पे फर्क पड़ता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही देखेंगे बच्चे, तभी तो हम ओवरऑल लेंथ को कैलकुलेट कर पाएंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का पूरा वेट एक्ट कर रहा होता है। लास्ट पॉइंट पेंडुलम से रिलेटेड इसके ग्राफ्स। और ये मैं आप लोगों से पूछूंगा कि टाइम पीरियड का और लेंथ का ग्राफ कैसा होगा? क्या स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? क्या स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? कि अगर टाइम पीरियड अलोंग वाई, लेंथ अलोंग एक्स, क्या स्ट्रेट होगा कर्व होगा? आंसर होगा कर्व। क्या सैड फेस हैप्पी फेस? आंसर होगा सैड फेस। लाइक दिस। ये बात मैं आपको ग्राफ्स में बता चुका हूं और फिर मैं कहूंगा ग्राफ के लेक्चर्स को देखें। टाइम पीरियड का लेंथ के अंडर रूट के साथ रिलेशन है और जो अंडर रूट होता है बच्चे वो पावर 1 से लेसर होती है। पावर 1 से ग्रेटर हो तो हैप्पी फेस होता है, यहाँ पावर 1 से लेसर है, ये आपके पास सैड फेस आएगा। लेकिन कई दफ़ा एग्जामिनर आपको बजाय टाइम के और लेंथ देने के वो लेंथ का अंडर रूट दे देता है। फिर ग्राफ कैसा होगा? अगर लेंथ का अंडर रूट गिवन हो फिर ग्राफ कैसा होगा? फिर स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर डायरेक्ट आपने लेंथ के अंडर रूट को एक वेरिएबल ले लिया और लेंथ के अंडर रूट को एक वेरिएबल लिया तो उसकी पावर क्या है? 1। तो उसके साथ आपके पास जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और इसको चेंज भी किया जा सकता है कि ये लाजमी नहीं है कि टाइम पीरियड और अंडर रूट ऑफ लेंथ हो, आप स्क्वायर ले लो।
आप क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। जब स्क्वायर लोगे तो क्या आपके पास होगा, फिर टी का स्क्वायर और लेंथ का ग्राफ बन जाएगा। फिर भी ग्राफ की शेप आपके पास स्ट्रेट लाइन ही रहेगी कि यहाँ पर अगर मैं टी का स्क्वायर ले लूँ और यहाँ पर मैं लेंथ को ले लूँ तो अब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि स्क्वायर ले लिया तो टी का अंडर रूट एल से रिलेशन था, तो टी स्क्वायर का लेंथ के साथ रिलेशन होगा। अगेन ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी ग्राफ्स के अंदर कि अगर आप इनकी ओवरऑल चेंज कर दें लोकेशन को, जो ग्राफ जो चीज़ अलॉन्ग एक्स है वो अलॉन्ग वाई चले जाए, जो वाई अलॉन्ग एक्स चले जाए, फिर ग्राफ में क्या चेंज आता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि उस ग्राफ में क्या चेंज आएगा। इसको आप 90 पे रोटेट करके देखोगे तो जो आपका सैड फेस है वो आपका हैप्पी फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और ग्राफ जो पूछा जा सकता है यहाँ पर वो टाइम पीरियड और ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन के दरमियान पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड अगर अलॉन्ग वाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन अलॉन्ग एक्स, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो टाइम पीरियड का ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन से रिलेशन क्या है, इनवर्स, और अंडर रूट के साथ रिलेशन है। तो इसके ग्राफ की शेप हमारे पास कर्व होती है लाइक दिस। जी के बढ़ने से टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो कम होगी, और यहाँ पर भी अगर डायरेक्ट वो आपको टी और 1/√g का ग्राफ पूछे, टी का और 1/g का ग्राफ, तो वो ग्राफ क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये ग्राफ की बातें हर जगह इन्वॉल्व होती है जहाँ पर भी रिलेशन होगा, तो टी और 1/g ग्राफ विल बी आ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां पर अब आपने 1/√g को एक सिंगल फैक्टर ले लिया और उस सिंगल फैक्टर की पावर क्या 1, ग्राफ क्या होगा, लीनियर होगा। क्लियर, ये चीज़ें ग्राफ से रिलेटेड थी। और एक और ग्राफ भी यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं तो वो भी बेहतर होगा, ताकि हर तरह का ग्राफ आपके पास हो। लेंथ का और जी का आपस में क्या रिलेशन होगा, एल और जी का। तो याद रखिएगा अगर टी कांस्टेंट है, इफ टी इज कांस्टेंट, तो फिर लेंथ का और जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि हम अगर फार्मूला को देखें टी 2π√L/g के इक्वल है, तो यहां पर अगर टी कांस्टेंट होगा और स्क्वायर लेंगे तो आपके पास एल और जी का रिलेशनशिप क्या आएगा, वो डायरेक्ट आएगा। तो अगर एल और जी का रिलेशनशिप डायरेक्ट है और टी हमारे पास एक कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर होगा, तो हमारे पास इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब ये है कि अगर जी हाफ तो लेंथ हाफ, अगर जी डबल तो लेंथ क्या होगी, डबल। जिस प्रोपोर्शनल में आपके पास जी की वैल्यू चेंज होगी उसी प्रोपोर्शनल में आपके पास लेंथ की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही होगी। तो ये बच्चे आज के लिए, अभी कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड रहती हैं, जैसे सेकंड प्रॉब्लम है वो रहता है, ठीक है। और उसके अलावा जो पॉइंट्स इसके अलावा रिवाइज करने वाले होंगे वो इंशाल्लाह हम कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे।